नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी नजर रखेंगे और आगे आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। इस वक्त काफी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से। 24,600 के पास इस वक्त निफ्टी कर रहा है कारोबार। 77 अंकों की मजबूती गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन अन्य बाजारों पर नजर डालें तो वहां से संकेत थोड़े कमजोर हैं। जापान के बाजार में 1000 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। कोरिया के बाजार भी लाल निशान में है। चीन के बाजार हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं हांगकांग के बाजारों में भी देखेंगे तो करीब 115 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। तो एशियाई बाजारों में ज्यादातर हम देख रहे हैं कि गिरावट है और वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं यूएस के लिए और इस बार के इलेक्शन में भी वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उन पर हमला हुआ है। जिसके बाद आज जब एशियाई बाजार खुले तो एशियाई बाजारों को रिएक्शन आज इस खबर पर देखने को मिल रहा है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि भारी गिरावट है, क्योंकि ये जो हमला हुआ है ये रविवार को हुआ है और इस वजह से खुलते से ही यहाँ पर एक रिएक्शन आ रहा है बाजार की तरफ से। अगर यूएस फ्यूचर्स पर भी नजर डालेंगे तो वहां पर भी थोड़ी हल्की गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक्स फ्यूचर में भी। और एशियाई बाजारों में भारी बिकवाली इस पर देखने को मिल रही है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी से ज्यादा कुछ कमजोरी के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, वहां पर अच्छी मजबूती ही है, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस इस वक्त काफी कमजोर है। ये देखिए वहां पर जो तस्वीरें इस वक्त निकल कर आ रही हैं, ये ट्रंप पर वहां हमला हुआ। एक रैली को वो संबोधित कर रहे थे, चुनावी रैली के दौरान ये हमला हुआ है। हालांकि जो शूटर था वो पकड़ा गया, उसको तुरंत ही वहां पर एक शूट के दौरान वहां उनकी भी मौत हो गई जिसने ये हमला किया। लेकिन ये एक चिंताजनक कुछ तस्वीरें वहां की रैली से निकलते हुए आ रही है। हालांकि उसके बाद ट्विटर पर कुछ प्रतिक्रिया भी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा है कि इस तरह के हमला काफी निंदाजनक है और उसके बाद काफी सारी कुछ बयानबाजी भी निकल कर आई है। इस पर बाइडेन की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया भी निकल कर आई हैं। उन सब बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त उसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से वो कमजोरी के हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी अन्य जो संकेत है वो कैसे निकल कर आ रहे हैं एक बार ये भी आपको दिखा देते हैं। और इस वक्त शुक्रवार के दिन तो हमने देखा था कि यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छे कारोबार यहाँ पर देखने को मिला है। अगर अमेरिकी बाजारों पर नजर डालें तो डाउ जोन्स में 247 अंकों की तेजी देखने को मिली और रिकॉर्ड स्तर पर डाउ जोन्स बंद हुए। 0.5% की मजबूती वहां पर थी। S&P 500 में भी करीब 0.5% की तेजी देखने को मिली और नैस्डैक भी अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ। और पहली बार हमने देखा कि डाउ जोन्स 40,000 के स्तर के पार कारोबार हो रहा था। और अभी तक 2024 में बात करें तो डाउ जोन्स में 6% और S&P 500 में अब तक 18% की तेजी देखने को मिल चुकी है। इसमें हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में एक काफ़ी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। होम डिपोट और कैटरपिलर जैसे जो स्टॉक्स हैं वहां पर 1.5 से 2% की तेजी देखने को मिली। पिछले हफ्ते होम डिपोट के शेयर में करीब 7.5% की तेजी थी। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और स्पेशली जो हाउसिंग और स्मॉल कैप शेयर्स हैं वहां पर काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट रही है, क्योंकि अब ब्याज दरों में कटौती की बात काफ़ी तेज़ हो चुकी है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में एक खरीदारी देखने को मिल रही है। अब बाजार की जो नज़र है वो आने वाले नतीजों पर है। जेपी मॉर्गन और सिटी ग्रुप के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं और इस हफ्ते गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, नेटफ्लिक्स, यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी कंपनियों के भी नतीजे आएंगे इस पूरे वीक। तो नतीजों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हफ्ता रहेगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। यूरोप के बाजार भी हमने देखा कि अपने दिन के एक महीने के ऊपरी स्तर पर यूरोप के बाजार ने भी क्लोजिंग दी महंगाई के आंकड़ों के बाद। बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो 4.2% के नीचे आ चुके हैं। हालांकि वहां पर जून में WPI के आंकड़े आए यूएस में, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में ज़्यादा कुछ एक्शन नज़र नहीं आया और नरमी ही दिखी। डॉलर इंडेक्स 104 के पास स्टेबल है। सोने में तेज़ी जारी है और 4 हफ्ते से लगातार सोना पॉजिटिव रिटर्न ही दे रहा है, अभी भी $24 के ऊपर बरकरार है। और कच्चे तेल की बात करेंगे तो वहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली इस वक्त देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड
$84 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो ये हैं इस वक्त के संकेत सुबह सुबह ग्लोबल मार्केट से। संकेत अगर हम कहेंगे तो काफ़ी मिक्स्ड क्यूज़ इस वक्त देखने को मिल रहे हैं और अभी तक गिफ्ट निफ्टी में तो वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन एशियाई बाजारों में ट्रंप पर जो हमला हुआ है उसका असर फिलहाल देखने को मिल रहा है। ये इस बीच कुछ और भी आपके सामने आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। चीन में भी कुछ डेटा आने वाले थे। जून में रिटेल बिक्री 2% के पास आई है, अनुमान 3.54% का था। तो ये थोड़े जो नंबर्स आ रहे हैं इस वक्त वो अनुमान से कमज़ोर हैं, इस पर भी नज़र रखिए। तो इस वक्त एशियाई बाजारों से तो संकेत थोड़े कमजोरी के साथ हैं। हालांकि ग्लोबल मार्केट में अच्छा प्रदर्शन दिखा, लेकिन आज हम देखेंगे कि किस तरह का रिएक्शन ग्लोबल मार्केट्स में दिखाई देता है। लेकिन एक बार एफआईज और डीआईएस के भी आंकड़े देख लेते हैं। और एफआईज की बात करें तो शुक्रवार के दिन कैश मार्केट में खरीदारी हुई, करीब 4022 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 1651 करोड़ की बिकवाली हुई है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो 1414 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। वही इंडेक्स ऑप्शन में 5451 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी अगर संकेत देखेंगे तो डीआईएस की तरफ से तो बिकवाली हुई है, लेकिन एफआईएस की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिगर्स आ रहे हैं खरीदारी के। तो चलिए ये हैं इस वक्त के आंकड़े और क्यूज, काफ़ी मिले जुले क्यूज इस वक्त देखने को मिल रहे हैं आज इंडियन मार्केट्स के लिए। लेकिन आज के लिए क्योंकि हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, तो आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भारतीय बाजार कैसे दिखाई दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप ओवरऑल मार्केट्स को देखेंगे तो जैसे अब एक वर्ड बार बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन है, तेज है कि मंदा है, कुछ कुछ वो भी डाइजेस्ट के अंदर आपको दिखेगा। इनफैक्ट तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी दिखेगा। देखिए गैप की वेट हो रही है, एक मामूली छोटा सा गैप ऑलरेडी मार्केट ने दिया भी था बैंक निफ्टी को जब 52,000 के नीचे पहुंचाया, और उसके बाद फिर हमने देखा कि निफ्टी भी 24,200 तक आ गया था। एक बंद पड़ी फोर उसमें दो भी क्रिएट किया हुआ है। तो रिसेंटली मार्केट ने एक छोटा सा डिप दिया, बट ये सफिशिएंट डिप नहीं था। तो बाजार उसके बाद गैप अप हुआ विद द हेल्प ऑफ आईटी कंपनीज। टीसीएस के नंबर आए और टीसीएस की वेटेज की वजह से अगर आप देखेंगे, या इन्फोसिस आईटी की वेटेज से निफ्टी ने तो बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, बल्कि बकायदा 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, जो कि एक टिपिकली एक रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, वहाँ पे सिर्फ 8 पॉइंट की बढ़त थी, सिर्फ 8 पॉइंट, जो बकायदा 67 पॉइंट डाउन थे। तो कहने का मेरे मतलब यह है कि दोनों का डाइवर्जेंस फिर से क्रिएट हो गया, और उसका बीच का रीजन जो है डाइवर्जेंस का वो आईटी कंपनीज है। तो आज आपको फिर से यही चेक करना होगा कि आईटी कितनी हेल्प कर रहा है निफ्टी की, और बैंक निफ्टी कितना ड्रैग करने का। तो कुल मिला के मैंने दोनों का डाटा देखा। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर ऑलरेडी कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनी है। ये लॉन्ग पोजीशंस जल्दी जल्दी बाजार को भी थोड़ा नीचे आने नहीं देंगे, बट हाँ इतनी भी बड़ी लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनी है कि बाजार अपने रेजिस्टेंस को तोड़ करके आगे निकल जाए। और अभी आप जो ग्लोबल पैरामीटर्स का रीजन बता रहे थे कि ट्रंप के ऊपर हमला वगैरह, वो एक ही दिन का एपिसोड है और शायद मार्केट इसको कैलकुलेट करेगा और उसके बाद आगे निकल जाएगा, क्योंकि कोई मेजर हैपनिंग एज सच नहीं हुई उसके अंदर। दूसरा पॉइंट, अगर आप मार्केट के अंदर है, निफ्टी के अंदर है स्पेशली, तो आपके लिए मैं फिर से वही दो लेवल रिपीट कर देता हूँ। आप सुन के भी थक गए होंगे, लेकिन करें क्या, मार्केट वही का वही है, लेवल्स वही के वही है, कोई चेंज नहीं है, ऐसा मेजर नहीं मिल रहे। 24,200 की वेट करनी है आपको, 24,000 की वेट करनी है। तो शानदार एंट्री के लेवल है। आप चाहो तो 24,200 के आसपास कर सकते थे एंट्री। अगर किसी बात हमारी लास्ट टाइम मानी है तो ऑलरेडी वो 300 पॉइंट के गेन में है। अगर आप चेक करना है तो चेक कर सकते हो, 24,200 से 24,500 की क्लोजिंग मिली हुई है, तो ऑलरेडी वो 300 पॉइंट के गेन में है। तो आप फिर वेट करो 24,200 की। हालांकि वैसे ही 24,400 का भी एरिया है, बट मार्केट के अंदर फॉल आएगा, थोड़ा शैलो मार्केट है तो उसको तोड़ सकता है। लेकिन वेरी इमीडिएट जिनके पास आया हुआ, मैंने दो स्टॉप लॉसेस दिए हैं। पहला 24,200 का दिया, दूसरा 24,400 का दिया। 24,400 उन लोगों के लिए जिनके पास पोजीशंस ऑलरेडी खड़ी है, वो चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक करें या तो अपने ट्रेडिंग स्टॉप को कराएं, जैसे सही पड़ता हो। लेकिन जो उनको एंट्री करनी है उनको 24,200 के आसपास आगे एंट्री करनी चाहिए और 24,000 का स्टॉप बुक कराना चाहिए। ये तो अभी निफ्टी की बात है, लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। और अगर आप फिर से चेक करेंगे तो उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट फिर से कम हुआ है। देखिए ओपन इंटरेस्ट कम होना अच्छा और बुरा दोनों माना जाता है, लेकिन वो प्राइस एक्शन के साथ जुड़ के देखा जाता है। तो प्राइस एक्शन तो कुछ हुआ नहीं, फिर से ओपन इंटरेस्ट कम हो गया। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर धीरे धीरे पोजीशंस कम हुई है। जो लोगों को ओपन है, इंटरेस्ट है, जो उनकी इच्छा शक्ति है, वो कम हो रही है बैंक निफ्टी के अंदर। इट्स नॉट अ गुड साइन। भले प्राइस एक्शन कुछ नहीं आया, बट वो अच्छा साइन नहीं है।
OI कम होना, और इस पर बैंक निफ्टी काफी लाइट हो चुका है। 89 का पीसीआर चल रहा है, 0.89 का। कुल मिला के आपको थोड़ा वेट करना चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर क्रैक के साइन पहले देगा तो कोई बैंक निफ्टी देगा। और ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, 52,000 के नीचे जाते ही धीरे धीरे करके गियर्स अपनी ग्रिप बना लेंगे मार्केट के अंदर, और फिर ये मार्केट को ड्रैग करके 50,000 तक भी लेके जा सकते हैं। आई रिपीट, 50,000 तक भी लेके जा सकते हैं, बट उसके लिए पहले 52,800 के नीचे उसको आना होगा। अब आते हैं ऊपर पे, अगर बाजार ऊपर चलता है, 52,000 नीचे नहीं टूटता है, 51,800 भी नहीं टूटता, अगर ये दोनों लेवल नहीं टूटते तो मार्केट एक फुल बैक दिखा सकता है। ये फुल बैक कहाँ आएगा? ये फुल बैक आ सकता है 52,800, 53,000 मैक्स तक। यानी कि इसके ऊपर फिलहाल अभी कोई डाटा बन भी नहीं रहा, कोई डाटा है भी नहीं, और इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी बहुत लंबी है, 31 जुलाई तक जाएगी। तो आप होल्ड करके रखें। हमने ऊपर के लेवल पे शॉर्ट भी करवाया हुआ है, और जिनके पास शॉर्ट्स है ऑलरेडी वो प्रॉफिट में ही है अभी भी, तो अपने शॉर्ट्स को भी होल्ड करके रखें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ तेजी वालों को होल्ड करना है, शॉर्ट वालों को भी होल्ड करना है। ऑप्शन ट्रेडर्स को थोड़ा रुक के काम करना चाहिए। ये है कुल मिला के मार्केट का सेटअप। ठीक है, तो ये रेंज आपको बता दी है, रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट वाले भी, लॉन्ग वाले भी अपनी अपनी पोजीशन होल्ड करके चलिए, और इसी दायरे में बाजार कारोबार करेगा। निफ्टी के लिए जो अहम रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है वो है 24,550, और उसके बाद 24,650। नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं 24,400, 24,200। यही रेंज रहेगी, इसी में शॉर्ट और लॉन्ग वालों को ट्रेड करना है। और बैंक निफ्टी के लिए भी आपको बता दिया, जब तक 52,800 के लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक आप बैंक निफ्टी में यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अच्छी मजबूती के साथ ही यहाँ पर कारोबार हो रहा है। तो ये कुछ लेवल्स हैं, इस पर आप नजर रखिए। चलिए बाजार पर एक और रणनीति शेयर करने के लिए हमारे साथ नीतिश पावस्कर भी जुड़ चुके हैं। नीतिश जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो काफी मिले जुले क्यूज निकल कर आ रहे हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से और ग्लोबल मार्केट से बात करें तो गिफ्ट निफ्टी तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन अन्य एशियाई बाजार भारी बिकवाली वहां पर देखने को मिल रही है। इन तमाम क्यूज को देखते हुए, जो भी इवेंट्स हुए हैं ओवर द वीकेंड, इन्हें देखते हुए आज भारतीय बाजारों में आप किस तरह का कारोबार देख रहे हैं? शुरुआत कैसी हो सकती है आज? देखो, मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे तो एक थोड़ा सा एक माइल्डली पॉजिटिव गैप ओपनिंग हमें देखने को मिल रहा है 50-60 पॉइंट का। तो वहां पे देखना पड़ेगा कि मार्केट सस्टेन होता है क्या। अगर वहां पे सस्टेन नहीं होता है और मार्केट 21,480, 21,490 ये लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो शायद से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक बाजार 21,500, 24,500 ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक कुछ डरने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में एक चीज देखना पड़ेगा कि 52,500 ये जो बार बार रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो वहां पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। इस लेवल को अगर ये मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से एक फर्दर तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में मेरा राय होगा कि अगर 52,500 ये लेवल टूटता है तो वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए। 52,000 के नीचे एक सेलिंग का व्यू हम लोग लेके चल सकते हैं, लेकिन निफ्टी में मेरा अभी भी कोई बाइंग का व्यू नहीं है। जो भी लॉन्ग से वो 21,400 और 24,480 ये लेवल के साथ आप होल्ड कर सकते हो। फ्रेश बाइंग अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर ये 24,480 लेवल के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करेगा तो शायद से डीप देखने को मिल सकता है 24,380 से लेके 24,300 ये लेवल तक। ठीक है। और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना है नीतिश? स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग देखेंगे तो IRCTC में एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन 1000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरा कंडीशनल बाय होगा 1047 ये लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है तो 1040 ये लेवल के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। और पहला जो टारगेट होगा वो 1060 से लेके 1070 यहाँ से एक मोमेंटम पिकअप हो सकता है। अगर ये क्रॉस कर देता है 1070, 1075 तो यहाँ से बड़े टारगेट पोजिशनल बेसिस के ऊपर भी हमें IRCTC में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो मेरा काउंटर होगा वो होगा सेल साइड का एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा है ABB में अगर हम लोग देखेंगे तो 8,200 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 8,200 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है स्पॉट में तो 8,240 ये लेवल के साथ हम लोग इसमें बिकवाली करेंगे। 8,140, 8,100 ये हमारे टारगेट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये है सलाह आज के ट्रेड के लिए। थैंक यू सो मच नीतिश जी आपका आज समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए क्विकली अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं नतीजों पर और खबरों वाले शेयर्स की। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों से शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। नतीजों से अगर बात करें तो HCL टेक फोकस में रहेगा।
अच्छे नतीजे आए हैं ओवरऑल, और देखा जाए तो रेवेन्यू और मार्जिन जो है स्लाइटली एस्टिमेट से बेटर आए हैं। वही अगर पैट के बारे में बात करें तो वन ऑफ के कारण एस्टिमेट को बीट किया गया है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 1.6% सिक्वेंशली गिरा है, लेकिन बाजार को सबसे इंपॉर्टेंट बात लग रही है कि जो वित्त साल 2025 का गाइडेंस मेंटेन्ड है, यानी कि एक पॉजिटिव जो है स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन थी वही हुआ है। कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन 3 से लेकर 5% रहेगा इस साल कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में। एबिटा मार्जिन 18 से 19% का। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू 18% ऊपर है। वही पैट के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी 17% का गेन आया है। एबिटा में भी जो देखें तो लार्जली फ्लैटिश रही है, थोड़ी सी गिरावट जरूर रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आयरेडा के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं, रेवेन्यू लगभग 30% के ऊपर आया। वही नेट प्रॉफिट में भी अच्छा जंप देखने मिला है। बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स की बात करें तो टॉप लाइन स्ट्रॉन्ग आया है, हालांकि मार्जिन में थोड़ी गिरावट आई है, बट ओवरऑल इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है। 5 पैसे कैपिटल के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। स्मॉल कैप कंपनी है एंड ऑफकोर्स सिक्वेंशियली भी जून क्वार्टर में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द ब्रोकिंग हाउसेज में जो है अच्छी मूवमेंट आई है। ऑपरेशनल अपडेट में सनटेक रियल्टी की बात करें तो प्री सेल्स 30% ऊपर है और कलेक्शंस 20%, यानी कि आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ ऑपरेशनल अपडेट आ रही है। ठीक है, तो ये हैं कुछ क्वार्टरली अपडेट और नतीजे हमने आपके सामने एक एक करके रखे। लेकिन शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में बात करें तो सबसे पहले जोमेटो आता है फोकस में। यहाँ पे जो है उन्होंने प्राइस हाइक ले ली अपनी फूड डिलीवरी के जो प्लेटफॉर्म फीस होते हैं उसको, पहले दाम 5 रुपये था, उसको बढ़ा के 6 रुपये कर दिया है। स्विगी ने भी जो है सेम ही प्राइसिंग में जो है अपनी दाम बढ़ाई है इस सेगमेंट में। और याद रखिए ये हर महीने 1-1 रुपये प्रति ऑर्डर जो बढ़े जा रही है। पिछले 1 साल में ये फीस 3 गुना बढ़ चुका है, पहले 2 रुपया था, अब 6 रुपया हो गया है। स्टेरलाइट टेक के एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई है। यूरोपियन कमीशन ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया 6 महीना के लिए, और ये जो रेट है 11.4% का है। और याद रखिए ये कंपनी और उनकी आम दोनों पे ही लगाया है, तो दोनों के लिए एक नेगेटिव ज़रूर है, पर याद रखिए ये सिर्फ 6 महीने के लिए है। सिग्नेचर ग्लोबल के मैनेजमेंट ने कहा कि वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे लगभग 13,000 करोड़ रुपए इस वित्त साल 2025 में। पिरामल फार्मा के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। जीरो फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस आई है अहमदाबाद फैसिलिटी में। सिप्ला के लिए थोड़ी नेगेटिव है क्योंकि उनको वॉलंटरी एक्शन का इंडिकेटेड आया यूएसएफडीए द्वारा महाराष्ट्र प्लांट में। सुवेन फार्मा की बात करूँ तो इनको 2 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन आया है हैदराबाद प्लांट में, ये नेगेटिव है। लुपिन के लिए बात करें तो 0 ऑब्जर्वेशंस आए हैं गुजरात प्लांट में यूएसएफडीए द्वारा, ये स्लाइट पॉजिटिव कहूँगा मैं। और एलेम्बिक फार्मा की बात करें तो जो ब्लड प्रेशर की दवाई होती है उसकी एनडीए अप्रूवल जो आ गई है यूएसएफडी से। हुडको का फंड रेज हो सकता है जुलाई 18 को, इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है। स्मॉल कैप में अपोलो माइक्रो सिस्टम को जो है शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। यहाँ पे वो व्हीकल माउंटेड ड्रोन सिस्टम है, उस पर वो काम करेंगे, तो एक टाइप से पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। जीईटीएडी को लगभग 490 करोड़ का ऑर्डर पावर ग्रिड से आया। और आखिर में औरोबिंदो फार्मा अपनी पहली शेयर बायबैक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। 18 जुलाई को ये शेयर बाय पे विचार करेंगे। तो ये अहम स्टॉक्स है जो आज के आपके रडार में होने चाहिए। ठीक है, तो आज फार्मा स्टॉक से जुड़ी काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं, इस पर नज़र रखिए और नतीजों पर भी आज फोकस रहेगा। एचसीएल टेक जैसी कंपनियों के भी नतीजे आए हैं, उस पर भी आज नज़र रखिए। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब क्विकली बढ़ते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की तरफ, और नतीजों पर और खबरों पर ढेर सारी रिपोर्ट्स भी आ जाई हैं। गौरव है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। ब्रोकरेजेस की तो जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे कहीं पे बाय रेटिंग, ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 5,400 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे अगर डिलीवरी की बात करें तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू का डिलीवरी हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला था। इसी के साथ साथ ग्रॉस मार्जिन में काफ़ी अच्छा एक मिक्स भी देखने को मिल रहा है, और इसी के चलते हुए एक अच्छा प्रीमियम कंपनी अभी भी कहीं पे वैल्यूएशन पे चार्ज कर सकती है। अगली बात करते हैं लगेज इंडस्ट्री की, जहाँ पे इन्वेस्टेक ने कई कंपनीज पे इनिशिएट किया है। तो जैसे सबसे पहले आता है सफारी इंडस्ट्रीज, जहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस है 2,800 रुपीज़ का। और वीआईपी इंडस्ट्रीज पे भी उन्होंने इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 560 रुपीज़ का दिया है और बाय रेटिंग बरकरार रखा है। उनका मानना यह है कि अगर हम लगेज इंडस्ट्री की बात करें तो कहीं पे एक अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। इसी के साथ साथ लोकल प्लेयर्स में हमें कहीं पे गेन अच्छे से देखने को मिल सकता है, और अच्छे से अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई रखी तो काफ़ी अच्छा गेन आगे जाके इन कंपनीज में हमें देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं कोई सीमेंट काउंटर्स की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट प्राइस में कहीं पे बदलाव किए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अंबुजा में, तो यहाँ पे जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने बढ़ा के 775 रुपीज़ किया है, और जो व्यू है वो भी बढ़ा के उन्होंने ओवरवेट रेटिंग पे किया है, जो कि पहले इक्वल वेट पे था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अल्ट्राटेक की, तो वहाँ पे भी उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 13,600
2,620 रुपीज़ का किया है। एसीसी में उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के 2,930 का किया है और ग्रासिम में भी हमें कहीं पे इंक्रीज देखने को मिला टारगेट प्राइस में। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कोई दूसरे काउंटर्स की, जैसे दालमिया भारत हो गया, श्री सीमेंट हो गया, यहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो घटाया है और जो रेटिंग है वो भी उन्होंने घटा दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं अगर नियर टर्म की बात करें तो एक साइडवेज मूव हमें देखने को मिल सकता है। मीडियम टर्म में ये जो आउटलुक है वो अभी भी उनका कहीं पे रोबस्ट ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। और इसी के साथ साथ अगर बुल केस की बात करें तो कहीं पे अल्ट्राटेक और अंबुजा पे काफ़ी बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है हमें मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। और आखिर में बात करते हैं एचसीएल टेक की, जैसे हमें पता है कि रिजल्ट्स आ चुके थे और इसी के ऊपर अगर हम ब्रोकरेज को देखें तो नोमुरा ने कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1720 रुपीज़ का किया है। अगर हम Q1 की बात करें तो कहीं पे इनलाइन नंबर्स हमें देखने को मिले थे और इसी के साथ साथ नोमुरा का मानना यह है कि कहीं पे FY25 के टारगेट जो है वो कंपनी अचीव कर सकती है। अगर हम सिटी की भी बात करें तो उन्होंने भी टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1545 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे एक पॉजिटिव न्यूज़ ये था कि गाइडेंस जो है वो इस बार कंपनी ने चेंज नहीं किया है। और आखिर में अगर हम इन्वेस्टेक की बात करें तो हालांकि उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1312 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे इनलाइन नंबर्स तो थे बट प्राइमरी कंसर्न जो है वो एबिट मार्जिन्स को लेकर रहेगा और इसी के चलते उन्होंने सेल रेटिंग फिलहाल के लिए बरकरार रखा है। तो आगे जाके इन सब कंपनीज में हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग व्यू जो है इन सब कंपनीज में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं, स्पेशली एचसीएल टेक पर आज नज़र रखिए और डीमार्ट जैसी कंपनियों पर भी रिपोर्ट्स आई हैं, तो इस पर आज फोकस रहेगा। थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ और हमारे साथ रवि देवरा जी जुड़ चुके हैं कुंवरजी ग्रुप से। रवि जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, कैसे ट्रेड लिया आज वहाँ पर? जड़ से सोने चांदी में थोड़ी नर्वसनेस है, डॉलर इंडेक्स की जो बढ़त देखने को मिले है तो इससे थोड़ा हाई लेवल से एक रेस्टिव मूव देखा गया है। हालांकि आज थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, दोनों साइड के मौके हो गए। हालांकि सिल्वर लग रहा है कि 93,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो उसको वहां पे बेचे रेजिस्टेंस के करीब। स्टॉप लॉस लगा है 93,720 का, एक छोटा स्टॉप लॉस होगा और 92,300 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। वहीं जो यूएस में पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इस हिसाब से लग रहा है कि शायद एक गैप डाउन ओपन होगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ है। बट यह 73 ओके, रवि जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, कुछ आज तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं फ़ोन लाइन पर, लेकिन आज सिल्वर पर उन्होंने बिकवाली करने की सलाह दी है और इनका कहना है कि 93,300 के पास मिले तब आप बेच के चलिए। 92,200 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 93,720 का और नेचुरल गैस में भी बिकवाली करने की सलाह 189 के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, रवि जी थैंक यू सो मच, आपका बात तो नहीं हो पाई लेकिन आपसे, लेकिन ये रणनीति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।